एक क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग थी, उसके साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे ना एनएफटीज चाहिए। मैंने कहा अब ये क्या है, क्योंकि अच्छा। जब हम क्लाइंट के साथ बातचीत होती है तो जब कोई नई नई चीज़ें निकालता है तो एज अ फ्रीलांसर हम सर पकड़ के बैठते हैं। आप बिलीव करें कि जब मेरी कॉल एंड हुई तो मैं ये 3 लफ्ज़ भूल गया, एनएफटी। अच्छा। नहीं, मुझे याद ना है कि उसने मुझे क्या कहा था। हमने माइनर्स का नाम सुना है, ठीक है, जिनको नहीं पता कि अगर आप देखें, आपने एज अ माइनर काम करना है तो आपको एक बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अब ये कर रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन है, ठीक है, ये ऑनलाइन है, 100 बंदे ऑनलाइन है, ठीक है, तो 100 के 100 जो बंदे हैं उस आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देंगे। ओह, ठीक है, अच्छा। जो पहले इतनी ज़्यादा कंजप्शन हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की हो रही थी, पैसा इन्वॉल्व था, वो ख़त्म कर दिया। उसमें क्या होता था कि अगर मैंने ट्रांजैक्शन की है तो गैस फीस देनी पड़ती थी, गैस फीस जाती थी माइनर्स को। तो इन्होंने वो चीज़ अब ख़त्म कर दी है कि अब देखें, मैं भी ऑनलाइन हूँ, आप भी ऑनलाइन है, सारे सिस्टम ऑनलाइन है, तो वो एक सिस्टम कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ना होने के बराबर है, ठीक है, मेरे लिए कोई मायने नहीं, आपके लिए कोई, बनिस्बत के इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन हमें पावर रिक्वायर। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि हर चीज़ जो है उसकी एनएफटीज बन जाएगी, ठीक है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, मान लें आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एनएफटीज लॉन्च कर देंगे, बनस्बत के आप जो है अपनी पर्चियाँ बांटें, ठीक है, जो भी हो रहा, हाँ, जो भी आप उसको नाम दे दें, ठीक है, कि भाई ये हमारी टिकट्स खरीदें और आप इस इवेंट में आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, वो एनएफटीज आ जाएंगी, वो एनएफटी स्पेसिफिक होगी कि ये जो बंदा है इस इवेंट में आ सकता है या हमारे और भी इवेंट्स में जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, ये सारी एनएफटीज ने सोल्व की हैं। तो एनएफटी क्रिएशन एज अ प्रोफेशन वो कैसा है, और इफ अ फ्रीलांसर वांट टू गेट इनटू दिस एनएफटी क्रिएशन एज अ फ्रीलांसिंग वर्क, तो उसके लिए कैसा आप समझते हैं काम है? अभी जो सबसे फ्रीलांसिंग में जो सबसे डिमांडिंग स्किल है ना, वो एनएफटी है। सही। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन डेवलपर। अच्छा, ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? इस बेस पे कह रहा हूँ कि मैं खुद एज अ फ्रीलांसर अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी आप फाइवर ओपन करें या अपवर्क ओपन करें, ठीक है, आप सिर्फ ये लिखें कि एनएफटी आर्टिस्ट, ठीक है। अगर आप अपवर्क पर करेंगे तो रोज़ाना की कम से कम 2 से 3 हज़ार जॉब्स आती हैं। 2 से 3 हज़ार जॉब्स का मतलब है कि अगर आप किसी पर प्रपोजल सेंड करें, बिड करें, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो मिल जाएंगे। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि हमारे साथ एक बंदा है, हमारी टीम में था, अब हमें छोड़ गया छोड़ गया वो, उसने अपनी खुद की एजेंसी बना ली है। अब यकीन करें, उसने 1 साल में $1,00,000 अर्न किया सिर्फ एज अ एनएफटी क्रिएटर। अच्छा अच्छा। तो आप देख लें कि पाकिस्तान में कितने पैसे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। आज बहुत मजे की बातचीत होने वाली है, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं एनएफटीज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और बहुत कुछ। देखें, आज की जो आजकल ज़माना चल रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट एनएफटीज, हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो आज के हमारे मेहमान भी इसी इंडस्ट्री से कह सकते हैं, इसी डोमेन से हैं, और वी आर गोइंग टू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस सो दैट हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकें आखिर ये एनएफटीज और ये सब चीज़ें हैं क्या। विदाउट एनी डिले, लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट फॉर टुडे, मिस्टर अहमद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे थे बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली एनएफटीज में काम कर रहे हैं जी। एनएफटी की डेवलपमेंट, क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे या हम लोग एनएफटी इसको क्रिएटर। ओके, लाइक कंटेंट क्रिएटर, यू आर एनएफटी क्रिएटर। एनएफटी ओके, क्रिएटर। और आप इस डोमेन में बेसिकली एनएफटी क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेडिंग में भी कुछ काम शाम करते हैं? जी, कुछ एनएफटीज बाय भी करते हैं, कुछ सेल भी करते हैं, ठीक है। जो मेन काम है वो ये है कि एज ए एनएफटी क्रिएटर, एनएफटी किस तरह से बनाई जाती है, इसको बनाने का मकसद क्या है, कौन लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, और कौन लोग इसको ख़रीदते हैं, ये सारी, चूँकि इसके पीछे जो सारी टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन को मद्देनज़र रखते हुए इस फील्ड में आए। अच्छा, ये जो आपने अभी वर्ड यूज़ किया है ना ब्लॉकचेन का, ये बहुत डरावना वर्ड है इसमें थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, क्यों ना हम यूँ चलें कि आप ब्लॉकचेन, एनएफटीज को हम लोग सबको साइड पे रखते हैं,
आप इस डोमेन में आए किस तरह से? आप पहले फ्रीलांसिंग करते थे आई गेस? जी, तकरीबन 4 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ फ्रीलांसर। मैं सर्विस प्रोवाइड करता था 2D एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनर की। तो उसके बाद एक क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग थी, उसके साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे ना NFTs चाहिए। मैंने कहा अब ये क्या है, क्योंकि अच्छा। जब हम क्लाइंट के साथ बातचीत होती है तो जब कोई नई नई चीज़ें निकालता है तो एज अ फ्रीलांसर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। दैट वाज बैक इन कितने 2018। ओके 18। सही सही सही। तो हमने देखा कि पता नहीं क्या चीज़ है। अब आप बिलीव करें कि जब मेरी कॉल एंड हुई तो मैं 3 लफ्ज़ भूल गया, NFT। अच्छा। मुझे याद ना है कि उसने मुझे क्या कहा था। तो मैंने फिर देखा, तो जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो देखा कि ये तो एक अलग दुनिया है, ठीक है। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये दुनिया नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता NFTs बनानी शुरू की एज अ क्रिएटर। तो फ्रीलांसर जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के काम किए, NFTs बना के दी। वो जो पॉपुलर NFTs हैं वो भी उनमें हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उनमें से कुछ ट्रेड्स हमारे हाथों से बनी हुई हैं, कुछ लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो इस टाइम ओपन सी पर बहुत पॉपुलर NFTs हैं वो हमने जनरेट करके भी दी हुई हैं। अच्छा अच्छा। तो इस तरह हमारी जर्नी स्टार्ट हुई इस तरह। सही सही सही। अच्छा, तो बेसिकली जो NFT है ये आई गेस इट्स एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। या तो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं, हम लोग इनके लिए कुछ आसान कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। हम लोग बहुत जो मुश्किल टर्म्स हैं और बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजीज हैं उनको आसान वर्ड्स में समझाना चाहते हैं। तो हमारे वो लोग जो कि दे आर नॉट फ्रॉम IT बैकग्राउंड बट दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज NFT। तो ब्लॉकचेन को थोड़ा आसान वर्ड्स में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें। श्योर। ब्लॉकचेन देखें जी, एक ब्लॉकचेन जो ये एक डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। हम इस वक्त जो रह रहे हैं हम वेब 2.0 में हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में समझ लें कि हम गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेब 2.0 में, फेसबुक कर रहे हैं, ये वेब 2.0 में, ठीक है। अब जो ब्लॉकचेन है वो टोटल डिसेंट्रलाइज होगी, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अब देखें जैसे फेसबुक है, ठीक है, ये किसके अंडर है? मार्क के अंडर है, ठीक है। वो जो चाहे वो मुझे आज ब्लॉक कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें देखें हम अकाउंट बनाते हैं, बहुत सारे बैन हो जाते हैं। हम एक बाउंड है, हमारे ऊपर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। डिसेंट्रलाइज में ये चीज़ नहीं होगी, ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये चीज़ नहीं होगी। इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। जैसे बैंक में मेरे पैसे पड़े हैं, ठीक है। बैंक ने मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि मैं रोज़ाना के 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, जबकि पैसे मेरे हैं, मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपया भी पड़ा है। तो बैंक कहता है नहीं जी, आप तो डेबिट कार्ड से 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये देखिए हम बैंक के अंडर है, ये सेंट्रलाइज है, ठीक है। अब जब ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो हम 1 मिनट में, ठीक है, अपना 50 लाख रुपया अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये लाइव है, ये क्रिप्टो में हो रहा है। लेकिन इसमें भी कंडीशन नहीं होती कि जैसे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जो क्रिप्टो कंपनीज है जैसे बाइनांस पे भी एक लिमिट है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा पैसे एक टाइम पे नहीं कर सकते, दो कि वो लिमिट बहुत बड़ी अमाउंट्स पे है। अच्छा, बिनांस जो है ना वो सेंट्रलाइज है। अच्छा हाँ, बिनांस जो है वो सेंट्रलाइज है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बिनांस जो है डिसेंट्रलाइज है। बिनांस डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो इसलिए कि देखें बिनांस के एंड पे कोई ना कोई है, ठीक है। उसका ओनर है, उसकी टीम बैठी जो उसको कंट्रोल कर रहा है। अब देखें जैसे मेटामास्क है, ठीक है, मेटामास्क वॉलेट है, ठीक है। बहुत सारे अगर आपके व्यूवर्स को नहीं पता तो मैं बता दूं, मेटामास्क वॉलेट है हमारा। जिस तरह हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारा ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसीज में हमारे वॉलेट्स होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। तो जो मेटामास्क वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज है। अगर मेरे पास वहाँ पर मान लें कि 1000 इथेरियम भी पड़े हैं तो मैं 1 मिनट में किसी आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वॉलेट से। जी, वॉलेट से। अच्छा, वॉलेट बेसिकली जस्ट लाइक यू हैव अ सिंपल वॉलेट, ये एक डिजिटल वॉलेट होता है और इसके अंदर डिजिटल करेंसी होती है, नॉट कन्वेंशनल करेंसी। हाँ, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि इसमें देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो हमारी पेमेंट किस तरह से सिक्योर होगी। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा, इसमें ये है कि देखें इसमें ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो वो एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। मेरी ट्रांजैक्शन उसमें उस लेजर में जाकर सेव होती जाएगी, ठीक है। जैसे ही एक ब्लॉक फिल होगा साथ ही अगला ब्लॉक बन जाएगा,
ठीक है, मतलब कि मान लें कि एक ब्लॉक की कैपेसिटी थी कि इसमें 3 MB डाटा सेव हो सकता है, ठीक है, हैश में डाटा सेव होता है। वो जब ब्लॉक फिल होगा तो वो अगला ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ब्लॉक्स बनते जाएंगे और सारे ब्लॉक मिलकर एक चेन बनाएंगे जिसको नाम दिया गया ब्लॉक चेन। ओह नाइस। ब्लॉक सारे मिलकर एक ब्लॉक चेन बनाएंगे, ठीक है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे वो एक ब्लॉक बन जाएगा, तो ब्लॉक इज ओनली ट्रांजैक्शन या कोई और भी एक्टिविटी होगी तो उसको ब्लॉक हम कहेंगे? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आप देखें, अगर कुछ हम NFTs भी आ रही हैं, ठीक है, हम उसको भी ट्रांजैक्शन काउंट करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व है। अभी जो है, जो सबसे पॉपुलर है वो इथेरियम ब्लॉकचेन में। इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब आप ये समझ लें कि जो ब्लॉकचेन है वो 90s का इंटरनेट है, ठीक है। जिस तरह 90s का इंटरनेट था और आज के इंटरनेट पे हम देखें, पहले 90s के इंटरनेट में क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ आते थे, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते थे और चले जाते थे, ठीक है। अब हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ कर सकते हैं। अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो 90s का इंटरनेट है। अभी इसमें दिन ब दिन जो है ना तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो आगे वो अब आपको पता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी से हैं, उनको पता है कि जो एथीरियम है उस पर गैस फीस बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब एथीरियम अपना नया वर्जन लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या जो आजकल काफ़ी न्यूज़, हाँ, ये बहुत आजकल उन्होंने सितंबर में करना था लेकिन कुछ डिले हो गए, इसलिए नहीं किया। वो ये होगा कि एथीरियम में जो गैस फीस ज़्यादा वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक, जी। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी, ठीक है। हमें हैवी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए। अब देखें ना, बैक एंड पे तो कोई ना कोई चीज़ तो है जो हमारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रही है। वो कौन कर रही है? वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। अब इन अपग्रेड कर दिया है, अब मैं भी वेरीफाई कर सकता हूँ, आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। अब ये वेरिफिकेशन पहले भी नहीं थी? नहीं, पहले वेरिफिकेशन थी लेकिन वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स कर रहे थे, ओके, जिनको हम माइनर्स कहते हैं। ओह सही, ठीक है, हमने माइनर्स का नाम सुना है, ठीक है। जिनको नहीं पता कि अगर आप देखें, आपने एज अ माइनर काम करना है तो आपको एक बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अब ये कर रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन है, 100 बंदे ऑनलाइन हैं, ठीक है, तो 100 के 100 जो बंदे हैं उस आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देंगे। ओह, ठीक है। जो पहले इतनी ज़्यादा कंजप्शन हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की हो रही थी, पैसा इन्वॉल्व था, वो ख़त्म कर दिया। उसमें क्या होता था कि अगर मैंने ट्रांजैक्शन की है तो गैस फीस देनी पड़ती थी। गैस फीस जाती थी माइनर्स को, ठीक है। अब दिस इज हाउ माइनर्स मेक मनी, हाँ, यूज्ड टू, यस। तो इन्होंने वो चीज़ अब ख़त्म कर दी है कि अब देखें, मैं भी ऑनलाइन हूँ, आप भी ऑनलाइन है, सारे सिस्टम ऑनलाइन है, तो वो एक सिस्टम कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? ना होने के बराबर है, ठीक है। मेरे लिए कोई मायने नहीं, आपके लिए कोई, बनिस्बत के इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन हमें पावर रिक्वायर्ड थी। ये चीज़ ख़त्म करके अब वो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे गैस फीस बहुत कम हो जाएगी। सही 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 सही, बड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। सही सही सही। तो दिस इज, अच्छा, मेरा हमेशा ये सवाल था कि माइनर्स किस तरह से पैसे कमाते हैं, तो ये दिस इज हाउ दे मेक मनी। यस, माइनर इस तरह से पैसे, जो सबसे बड़े, आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जो सबसे बड़े माइनर्स बैठे हैं वो इस टाइम चाइना में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तकरीबन इसमें यह है कि जो सबसे बड़े माइनर्स हैं वो बिटकॉइन के, बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद एथीरियम के थे। अब जिन्होंने एथीरियम अपने माइनर्स फार्म बनाए थे वो सारे, उनके जितना भी पैसा वो सारा वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाएगी इथेरियम की टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ पोर्शन रहेगा? नहीं, अभी तक तो न्यूज़ में यही है कि वो कह रहे थे कि हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे, ठीक है। 2013 तक, 30 तक, हाँ, सही। नहीं, आई थिंक 2024 तक उनका प्लान है कि टोटल ओवरऑल शिफ्ट कर देंगे। ओके ओके, ठीक है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार होगा। दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर बिटकॉइन माइनर्स एज वेल? नो, दिस इज ओनली फॉर एथीरियम माइनर्स। नहीं, बट इन फ्यूचर जैसे एथीरियम ने अपने आप को चेंज किया, इज इट पॉसिबल कि बिटकॉइन भी करे, या फिर आपको नहीं, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन जो उसको लिखने वाले थे ना, जो उन्होंने उसके कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे वो चेंज नहीं हो सकते थे इसके। अच्छा, बिटकॉइन आपको पता है कि पहले बिटकॉइन, अच्छा, एक न्यूज़ आपको ये दे दूं कि शायद बिटकॉइन की हर 4 साल बाद जो है माइनर्स को रिवार्ड मिलता, वो कम होता जाता है।
अच्छा। इस टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 5-6 अगर कोई एक ब्लॉक को वेरीफाई करता है माइनर्स तो उसको 4 या 5 बिटकॉइन मिलते हैं। अच्छा। ये अगले 4 साल बाद ये रह जाएंगे 2। अब मिसाल के तौर पे अगर आज अगर 4 मिल रहे हैं तो अगले 4 साल बाद वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले 4 साल बाद वो 1 हो जाएगा, ठीक। कंपटीशन फिर माइनर्स को जो रिवार्ड है वो कब मिलना शुरू हो जाएगा, फिर वो कहते हैं लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा। मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। अब हर किसी की कोशिश होगी कि मैं ट्रांजैक्शन ज़्यादा वेरीफाई करूँ, वो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेंगे उनको उतना रिवार्ड मिलेगा। सही। चलिए, कमिंग बैक टू NFTs, ब्लॉकचेन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। मैं बताऊँ, मुझे एक तो माइनर्स का नहीं आइडिया था कि किस तरह से कमा रहे हैं। मुझे लगता था कि शायद माइनर्स आर प्रोड्यूसिंग मोर बिटकॉइंस। नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी उसकी एक लिमिट है कि इतने मिलियंस तक वो कॉइन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइनर्स का ये काम होता है कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, ट्रांजैक्शन वेरीफाई के इवज़ उनको रिवार्ड मिलता है। अच्छा। वो रिवार्ड मिलता है बिटकॉइन में। अगर एथीरियम के माइनर्स थे तो उनको एथीरियम में मिलता है। एथीरियम में, सही। अच्छा, अगर NFT का भी देखें तो देयर आर 2 टाइप्स। एक है मेरा ख्याल है 2 डायमेंशनल और एक है 3 डायमेंशनल। यस। तो इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ज़्यादा यूटिलिटी या ज़्यादा जो यूजेज है वो 3D का है, 3 डायमेंशनल का। पहले नहीं था, लेकिन अब जो है NFTs वो 3D को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जो क्रिएटर हैं, जो इसको बनाने वाले हैं। पहले आप देखें जैसे बोर्ड ऐप है, ठीक है, पिक्सल आर्ट है, वो सारे 2Ds में बने हैं, ठीक है। अब देखें इन्होंने स्टार्ट ही 2D से लिया था, ठीक है। अब जो इसीलिए 3D पर आ रहा है कि 3D विजुअल वर्ल्ड बना रहे हैं। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि हर चीज़ जो है उसकी NFTs बन जाएगी, ठीक है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, मान लें आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी NFTs लॉन्च कर देंगे बनस्बत के आप जो है अपनी पर्चियाँ बांटें, ठीक है, जो भी हो रहा, हाँ, जो भी आप उसको नाम दे दें, ठीक है, कि भाई ये हमारी टिकट्स खरीदें और आप इस इवेंट में आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, वो NFTs आ जाएंगे। वो NFT स्पेसिफिक होगी कि ये जो बंदा है इस इवेंट में आ सकता है या हमारे और भी इवेंट्स में जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, ये सारी NFTs ने सोल्व की हैं। अच्छा, और आई गेस अभी तो इसकी उस तरह से यूटिलिटी नहीं हुई, बट जो ये यूजेज बता रहे हैं आप और जो मतलब स्टडी कर रहे हैं लोग, इसमें तो आगे आने वाले टाइम पे ईच एंड एवरीथिंग जो टिकट सिस्टम है वो सारा ही NFT शायद बदल जाए। हाँ जी, बिल्कुल, ये बदल जाएगा। और मोस्टली जो है, अब मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। जैसे बोर्ड ऐप है, ठीक है, उनके वहाँ पर कोई भी फंक्शंस होते हैं तो जो बोर्ड ऐप के होल्डर्स हैं, ठीक है, वो जाते हैं और वो फ्री एंट्री है। मान लें उनकी टिकट ही, उनका जो कॉइन है वही टिकट है, उनका जो कॉइन है, जो उनके पास टोकन पड़ा है, ठीक है, बोर्ड ऐप का टोकन जो है वही उनकी टिकट है। आने वाले वक्तों में यही होगा। अच्छा, अगर NFT मार्केट प्लेसेस की बात की जाए, जैसे OpenSea है, या इस तरह की बेशुमार एक मार्केट्स बनी हुई है जहाँ पे आप अपना NFT बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन कि विच NFT टू बाय। तो इसमें थोड़ा बताएं कि एक NFT को बाय करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उस NFT में वो चीज़ मौजूद हो, या फिर उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो कि उस NFT के अंदर हो, और इसके अलावा कहाँ से खरीदना चाहिए NFT। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है जो अभी इस स्पेस NFT स्पेस में एंटर हो रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हम कौन सी NFT खरीदें। ये सबसे बड़ा, चूँकि अब मार्केट ग्रो कर रही है, अब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो इसका क्रिएटर है उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इसका क्रिएटर है वो देखें उसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरे नंबर पर देखना है कि वो जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लॉन्च कर रहा है उसमें लिखा क्या है, ठीक है। मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि NFT किस तरह से बाय करते हैं। तो मैंने बनाई तो रैंडमली, मैं चूँकि मेरा पर्पस वीडियो बनाने का था, मैं बना रहा था, तो आधे घंटे के बाद जो वो पूरा प्रोजेक्ट था OpenSea से वो डीलिस्ट हो गया। अच्छा, ठीक। वो क्यों होगा, जब मैंने उसको देखा, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखा, उसमें बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। उसमें ऐसा समझ लें कि एक स्कैम किस्म का था, ठीक है। आपने लेने से पहले नहीं वो देखा था? नहीं, मेरा पर्पस था कि जस्ट वीडियो बनाएं, एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन पर्पस के लिए, और व्यूवर्स को बताएं कि आप इस तरह से NFT बाय करेंगे और इस तरह से आपको गैस फीस देनी पड़ेगी, इतनी गैस फीस होगी।
ठीक है। अवेयरनेस देनी है कि आपने कौन सी NFT लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। सबसे पहले तो आप जो भी प्रोजेक्ट में एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले तो उसका डिस्कॉर्ड देखें, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें, वहाँ पर देखें वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी वाइट लिस्ट कैसे दे रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके ट्विटर पर देखें कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे तो नहीं एक बंदा उठा, उसने वीडियोज़ देखी और अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और उसने कहा जी आओ भाई और प्रोडिक्शन कर दीजिए ये तो बहुत ऊपर जाएगा, ये तो बोर्ड ऐप से भी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो ऐसे नहीं है। सबसे पहले जो हमें क्रिएटर का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कॉर्ड देखना पड़ेगा, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करना पड़ेगा। आपको पता है जो कलेक्शंस होती हैं PFP कलेक्शंस हैं, ठीक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही लॉन्च की जाती हैं, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 देख के तो फिर हमें कोई NFT बाय करनी चाहिए। और अगर इस डिस्कशन में हम ये चीज़ ले हैं कि शुड वी गो फॉर 2D और 3D, इसमें कोई है या फिर अब इट डिपेंड्स ऑन NFT इटसेल्फ कि उसकी यूटिलिटी क्या है, चाहे वो 2D हो या 3D हो? ऐसा इसमें 2D और 3D का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको कहते हैं कि टोकन, जो बनाने वाला है उसका टोकन की वैल्यू है, ठीक है। वहाँ पे तो हमें तो नज़र आ रहा है जी एक टोकन है, एक तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन बैक एंड पे क्या हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टोकन। वो चाहे 2D हो या 3D हो। 3D की वैल्यू इसमें होगी जब हम विजुअल वर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी 2D NFTs जो मोस्टली ज़्यादा बन रही हैं वो 2Ds में बन रही हैं, ठीक है। 3D में होगा जब हम अपनी वर्चुअल दुनिया बनाएंगे, मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स बनाएंगे, उसमें जो है 3D का ज़्यादा रोल होगा। जैसे हम अपनी अभी तो NFTs बना रहे हैं, आने वाले वक्तों में अगर आप देखें, आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी विजुअल लैंड बनाएंगे मेटावर्स, ठीक है। आप जैसे मतलब कि कोई भी अगर हम मिसाल ऐसे है कि एक स्कीम डेवलप होती है, ठीक है। अब जैसे बहरिया टाउन है, अगर बहरिया टाउन आज अपना मेटावर्स बनाए तो उसको ख़रीदने वाले लाखों होंगे, बनिस्बत के मैं आप खुद का मेटावर्स बनाऊँ, ठीक है, तो उसको कौन खरीदेगा क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। इसी तरह आने वाले वक्तों में मेटावर्स बनाएंगे लोग, ठीक है, वहाँ पर अपनी जो वर्चुअल प्रॉपर्टी सेल करेंगे। आप जस्ट इमेजिन करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ठीक है, और दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। ये एक मान लें एक स्कीम बना ली, ठीक है, इसमें से इतने प्लॉट्स हैं, इसका ये साइज़ है, इसमें ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब जो खरीदेगा, खरीदने वाले को क्या फ़ायदा? सवाल तो ये है, ठीक है। मुझे क्या फ़ायदा कि मैं वर्चुअल वर्ल्ड खरीदूँ, ठीक है। उसके एवज़ आपको फिज़िकली दुनिया में सहूलतें देंगे, ठीक है। मतलब कि उनके कोई इवेंट्स हैं या वो आपको अपने एक कोई ब्रांड है, ठीक है, लिवाइस है, वो कहता है कि आप इसमें आओ, मैं आपको शर्ट्स दूंगा, मैं आपको इतने गिव अवेज दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। सही। अच्छा, इट्स रियली स्ट्रेंज थिंग। आई वाज गोइंग थ्रू न्यूज़, उसमें आई रेड अबाउट कि एक मेटावर्स है जिसमें स्नूप डॉग ने अपनी एक लोकेशन ली मेटावर्स के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी ली, और उसका नेबर बनने के लिए पीपल आर रेडी टू स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मेरे लिए वो बहुत एक बिल्कुल यूनिक चीज़ थी। ये इसी तरह ही होगा। अभी ये कुछ लोगों को पता है, ठीक है, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, जो आने वाले वक्तों में बिलियनियर बन जाएंगे। ये मिलियनियर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें एंटर हो जाएंगे अभी इस NFT स्पेस में, वो आने वाले वक्तों में बिलियनियर बन जाएंगे। मिलीनियर छोटा लफ्ज़ है, इसके लिए बिलियनियर बन जाएंगे। मिलीनियर तो देखें, हम क्रिएटर बन के मिलीनियर बन गए, NFT क्रिएटर बन के, तो जो उसके इन्वेस्टर्स होंगे वो डेफिनेटली बिलियनियर बनेंगे। तो इसमें बहुत सारे मेटावर्स बनेंगे, ठीक है। अभी आपको पता है कि फेसबुक भी बना रहा है। फेसबुक ने अपना नाम ही, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसने नाम ही मेटा रख लिया है। तो देखें ना कि वो इतनी बड़ी कंपनी है। आप देखिएगा कि आने वाले वक्तों में, अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, डेट नोट कीजिए, आपके व्यूवर्स को बता रहा हूँ, फेसबुक आने वाले वक्तों में डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। अच्छा, डिसेंट्रलाइज से मुराद ये कि अभी जो हमारे वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर उसमें जो लोग स्कैम कर रहे हैं, या फिर कोई, मेरी एक प्रोफाइल है, आप मेरी डुप्लीकेट प्रोफाइल बना के लोगों से, मतलब आजकल आपको पैसे मांग रहे होते हैं, तो इस तरह के हम रिपोर्ट कर देते हैं तो वो प्रोफाइल बंद हो जाती है। लेकिन अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं रहेगी तो फिर उस चीज़ को कौन देखेगा? अच्छा, उसमें ये होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 90s का इंटरनेट है, ठीक है। तब इंटरनेट क्या था और अब क्या है, ठीक है। तब तो पता ही नहीं था, फिर आई बस मेल्स कर ली। इसमें आने वाले वक्तों में इनोवेशंस होंगी, ठीक है। आने वाले वक्तों में इसको इम्प्रूव कर देंगे। मेटा ने अभी से इस पर काम शुरू कर दिया है। और जब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी तो ये देखिएगा फेसबुक, ट्विटर, ये फोर्सफुली ब्लॉकचेन इनको लेके आएगी अपनी तरफ, सही, फोर्सफुली लेके आएगी, ठीक।
इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। अगर इन्होंने सर्वाइव करना है तो इनको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब जो ट्विटर का को फाउंडर है वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो है ना वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती, जबकि उसके जो को फाउंडर है उसने खुद की अपनी जो पहली ट्वीट है वो लाखों डॉलर में सेल की। हाँ exactly. आपके इलम में बिल्कुल ठीक है, उसने जो अपनी पहली ट्वीट थी वो लाखों डॉलर में सेल कर दी। ठीक है, तो देखे ना कहीं जाकर इसका स्कोप तो है, जो समझ रहे हैं अभी इस फील्ड में आ रहे हैं उनको पता है। अच्छा, उसके बाद जिसने खरीदी उसका हाल पता है क्या हुआ आपको पता? वो $1500 पे भी सेल हुई। अच्छा जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले कि हमने सोच समझ कर कोई चीज़ लेनी है। अब देखिए उसने ले ली, उसने कहा ये को फाउंडर सेल कर रहा है तो ये डेफिनेटली मैं आज इतने मिलियन की ले रहा हूँ तो ये बिलियन में जाएगी। ठीक है, अब यकीन करें उस पर कोई बिड लगाने वाला ही नहीं था। अच्छा, उसकी जो हाईएस्ट बिड लगी थी वो तकरीबन 1400 या 1500 USD थी। सही। तो इसमें देखें ये भी हो जाता है कि आपने कोई चीज़ ली, उसकी जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है। ये इसमें ये नहीं, कोई गारंटी नहीं है इसमें। गारंटी तो देखें किसी भी चीज़ में नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपने अगर एक एथेरियम की ली है, ठीक है, तो वो 2 पे भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। और इसमें आई गेस ये है कि अगर लेट्स से उसकी प्राइस 1 से 2 एथेरियम पे नहीं भी जाती, एथेरियम की इटसेल्फ प्राइस अगर बढ़ जाती है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द बायर। फिर भी विन विन सिचुएशन है, लेकिन ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। जिस तरह वो हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि जिस टाइम बाय कर रहे हैं उस टाइम एथेरियम की प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस क्या है, सेल करते हुए उसकी प्राइस क्या है। अभी पिछले साल एथेरियम की प्राइस देखें तो तकरीबन $4500 तक चली गई थी। ठीक है, और अभी आज जो है वो $1700-1800 है। ठीक है, अब देखें ना जिन्होंने रखे थे उनका भी लॉस हो गया। ठीक है, जो अभी संभालेंगे अगर इसकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो आप यकीन करें कि पिछले साल हमने रैंडमली अपने दोस्तों के साथ बैठे, हम क्रिएटर थे, हमने कहा यार खुद की NFTs भी बनाते हैं। तो हमने आई थिंक नवंबर था शायद, तो नवंबर में हमने NFTs बनाई। तो हम बनाकर 1-2 बजे का टाइम था, तो हम सो गए। मैं सुबह उठा तो मैंने देखा जी योर NFT सक्सेसफुली सोल्ड इतने की। मैंने देखा 3 NFT सेल हुई हैं। आप यकीन करें हमने उसकी तकरीबन एक की प्राइस लगाई थी $1200। अच्छा, ठीक है, हमने मतलब कि घंटों में यकीन करें तकरीबन $4000 कमा लिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। हाँ, बहुत कम होता है, बहुत। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा सेल करने में। ठीक है, वो जिसने ख़रीदी फिर उसने मुझे ट्विटर पर मैसेज किया कि मैंने आपकी NFTs ख़रीदी हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वर्थ भी है। मैंने कहा नहीं इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। ठीक है, तो उसको बताया, फिर उसने डेफिनेटली बहुत कम पैसों में आगे सेल कर दी। ठीक है, वो देखें वो उसका लॉस हो गया, मेरा फ़ायदा हो गया और उसका लॉस हो गया। तो इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद समझ आई कि NFTs को सेल करना किस तरह। ठीक है, फिर ये इसकी प्रमोशन, मार्केटिंग ऑफ NFTs इज अनदर टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। यस, इस पे तो घंटों बात हो सकती है कि मार्केटिंग किस तरह से करना है। आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसका सबसे बड़ा असूल ही है ये मार्केटिंग। अगर व्हाट आई बिलीव इज के इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी। अगर आप कम्युनिटी बना लेते हैं तो फिर आपके लिए बेचना बड़ा आसान है। हाँ, यस। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है अपने ट्विटर पर और डिस्कॉर्ड पर कम्युनिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली, जो इस फील्ड में उनको पता है वो क्या करते हैं। मैंने देखा है डीपली, जिन क्रिएटर्स का हम काम करते थे, इन्वेस्टर्स का, वो अपना आर्ट जो है ना थोड़ा थोड़ा करके शो करते थे। ठीक है, वो मार्केटिंग का उनका लेवल ये था कि इसने इस NFT कलेक्शन ने तो आते ही धूम मचा देनी है। ठीक है, बोर्ड ऐप क्या, क्रिप्टो पंक्स क्या, सबको पीछे छोड़ देना। उनका मार्केटिंग का ये लेवल है और वो उस पर हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं मार्केटिंग पे। ठीक है, अगर एक मेरे क्लाइंट के साथ थी, उसने मुझे बताया कि मैंने $25,000 सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च किया है इसके। अच्छा, ठीक है, और ये उसका कौन सा प्रोजेक्ट था? उसका एक PFP प्रोजेक्ट था, लेकिन उसने बहुत सक्सेसफुली सोल्ड आउट किया। ठीक है, उसके तकरीबन अभी तक जो है 75% उसका प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। ठीक है, अब देखें उसमें वो ये कहता है कि मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा ये सेल हो गया। अब उसने एक और भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो फेल हो गया।
ठीक है। तो ये आपके आर्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी कम्युनिटी कितना इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है, और आपने वाइट लिस्ट कितनी रखी है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट, हाँ, वाइट लिस्ट ये है कि सिंपल अल्फाज में मैं बता देता हूँ कि जैसे आप आए हैं मेरी कम्युनिटी में, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आए हैं, मैं कहता हूँ ये मेरी कलेक्शन है, ठीक है। वाइट लिस्ट ये होगा कि आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगी। एक होते हैं ना टिकट लेना, ठीक है, जैसे आपने सफ़र करना है तो जी आपने टिकट ले लिए, आपको बताएंगे 2 दिन बाद बताएंगे आपको कंफर्म टिकट मिल गई। अब जो बकाया है, ठीक है, उनको पता नहीं जब वो मिंट आउट करेंगे अपना, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, उनको मिलती है कि नहीं मिलती अभी इस प्राइस पे, ठीक है। अभी जो उसकी प्राइस है, मान ले वाइट लिस्ट वालों की, जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम उस पर लिखते हैं कि जो वाइट लिस्ट वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्राइस होगी, प्री सेल के लिए ये प्राइस होगी और पब्लिक सेल के लिए ये प्राइस होगी। तो डेफिनेटली जो वाइट लिस्ट वाले हैं, ठीक है, उनकी प्राइस बहुत कम रखी जाती है। इसको आईपीओ से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि मतलब जिस तरह वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओ होता है, समथिंग सिमिलर टू दैट। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि जैसे देखें, एक मान लें कि एक टोकन की, एक एनएफटी की प्राइस है कि 1 एथेरियम। जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाइट लिस्ट की प्राइस ही 0 कर देते हैं। सही, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि लोग हमारे साथ इंटरेक्ट हों। इंटरेक्ट किस तरह, उनकी भी वो कम्युनिटी बिल्डिंग कह सकते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आएँ, यहाँ पर चैट करें, लोगों को जवाब दें, हमारी मीम्स, एनएफटी से रिलेटेड मीम्स बनाएं, ठीक है, हमारे टैटूज बनाएं, ठीक है। लोग जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह ऐसे हुआ कि एक क्लाइंट का किया तो उसने ना कुछ वाइट लिस्ट हमें भी दी, ठीक है, कि ये आपके लिए भी ये 5-10 वाइट लिस्ट, कभी अगर कामयाब हो गया तो आपको भी मिल जाएगा। तो वो कहता है कि एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया, ठीक है, कि उसने यकीन देने पूरे बॉडी पे उसकी कलेक्शन के टैटू बनवा लिए। अच्छा, सिर्फ वाइट लिस्ट लेने के लिए। उसने कहा कि अब तो मैं सारी सोल्ड आउट कर चुका हूँ, लेकिन उसके पास कुछ थे तो उसको देने पड़े थे, एक वाइट लिस्ट देना पड़ा उसको। तो वाइट लिस्ट का ये रोल होता है कि कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक गिव अवेज आप कह सकते हैं। सही। किसी भी तरह से गिव अवेज दें और लोगों को अट्रैक्ट कर लें। अच्छा, यूँ है कि जिस तरह आपका एक प्रोफेशन है, आप ना सिर्फ इसको एक पैशन के तौर पे ले रहे हैं एनएफटीज, बल्कि आपका प्रोफेशन भी है, यू आर ए एनएफटी क्रिएटर और आपका जो कंपनी है, तो एनएफटी क्रिएशन एज अ प्रोफेशन वो कैसा है? और इफ अ फ्रीलांसर वांट टू गेट इनटू दिस एनएफटी क्रिएशन एज अ फ्रीलांसिंग वर्क, तो उसके लिए कैसा आप समझते हैं काम है? अभी जो सबसे फ्रीलांसिंग में जो सबसे डिमांडिंग स्किल है ना, वो एनएफटी है। सही। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन डेवलपर। अच्छा, ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? इस बेस पे कह रहा हूँ कि मैं खुद एज अ फ्रीलांसर अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी आप फाइवर ओपन करें या अपवर्क ओपन करें, ठीक है, आप सिर्फ ये लिखें कि एनएफटी आर्टिस्ट, ठीक है। अगर आप अपवर्क पर करेंगे तो रोज़ाना की कम से कम 2 से 3 हज़ार जॉब्स आती हैं। 2 से 3 हज़ार जॉब्स का मतलब है कि अगर आप किसी पर प्रपोजल सेंड करें, बिड करें, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो मिल जाएंगे। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि हमारे साथ एक बंदा है, हमारी टीम में था, अब हमें छोड़ गया वो उसने अपनी खुद की एजेंसी बना ली है। अब यकीन करें, उसने 1 साल में $1 लाख अर्न किया सिर्फ एज अ एनएफटी क्रिएटर। अच्छा। तो आप देख लें कि पाकिस्तान में कितने पैसे बनते हैं। अब देखिए, यहाँ से देखें कितना स्कोप है, ठीक है। एनएफटी बनाना एक आर्ट है, ठीक है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर आपके व्यूवर्स में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उनको पता होगा कि किस तरह से बनाना है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होते हैं। तो वैसे थोड़ा सा बता सकते हैं टूल्स के नाम जिनको यूज, बिकॉज बहुत से ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, मेरी अपनी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, बट दे आर नॉट फेमिलियर विद कि एनएफटी किस तरह बनाते हैं। ये अडोबी इलस्ट्रेटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और अडोबी फोटोशॉप, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ होते हैं। और ये 2D बनेगी इनमें? हाँ, इनमें 2D बनेंगी। अगर आपने 3D बनाना है तो ब्लेंडर है, 3D माया है, ठीक है, ये इनमें बन जाएंगी। क्योंकि जो मोस्ट डिमांडिंग है, जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ या क्लाइंट्स मेरे से काम करवा रहे हैं, वो 2D ज़्यादा है। 3D में हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं। 3D में हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं जो मेटा बना रही है, मेटावर्स पे काम कर रही है। हमारी टीम मेटावर्स
बना रही है लोगों को, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, जिसमें वो मेटावर्स हमने क्रिएट कर देना है, लेकिन वो मेटावर्स 3D में होगा। लेकिन अगर देखें, अगर आप 2D में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आप अपनी NFTs बना सकते हैं। अच्छा, मोस्टली जो NFT क्रिएटर हैं वो ये कहते हैं कि हमने बेस करैक्टर तो बना लिया है, ठीक है, किसी भी कोई भी कलेक्शन बनानी तो उसका पहले बेस करैक्टर बनेगा, फिर उसकी ट्रेड्स बनेंगी, फिर लेयर्स होंगी, फिर ट्रेड्स बनेगी। तो अब सवाल ये है कि उनको किस तरह से जोड़ना है। अब क्या ऐसा हो कि हम एक एक को तो नहीं जोड़ सकते, अगर 10,000 की कलेक्शन बनानी है तो क्या करें, ठीक। इसके लिए एक कोड यूज़ करते हैं हम, ठीक है, सॉलिडिटी का कोड है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने अपना आर्ट सिर्फ बना देना है, रख देना है, और हमने सिर्फ कोड रन करना है। उसने रैंडमली उठा के किसी की हैट एक उठा ली, किसी के दूसरे दूसरे। अच्छा, इसमें एड्स भी मैं काफ़ी देखता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर की एड्स आती हैं कि यू कैन क्रिएट अप टू 4,000 NFTs सिर्फ बाय जस्ट प्रोवाइडिंग अस बेस इमेज। हाँ, वो ये है कि अब देखें, एक तो फ्री वर्जन होता है और एक पेड वर्जन होता है उनका। अच्छा। वो क्या करते हैं, जो फ्री वाला ना, ठीक है, उसमें आपकी NFTs की जो है रेजोल्यूशन इतनी कम कर देती हैं कि वो देखने के काबिल नहीं होती। ओके, ठीक है। और जो डेफिनेट उनका पेड वर्जन लेंगे तो आपको करते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि मेटा डाटा नहीं जनरेट होता। अब मेटा डाटा क्या है, आपके व्यूवर्स को बता दूं कि एक मोबाइल है, ठीक है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। अगर मैं ये सेल कर रहा हूँ तो अगर आपने कोई भी मोबाइल लेना है तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ मेटा डाटा, ठीक है। ओके, जैसे आपने कहा कि आपने बेस दे दिया है, फिर आप वो जो एक प्रोग्रामिंग का कोड डालेंगे, किसी में हैट आ जाएगी, किसी में ग्लासेस आ जाएंगी। अब मेटा डेटा इज कनेक्टेड विद एवरी NFT कि इसमें हैट है, इसमें जो इस तरह की जो स्पेसिफिकेशन होगी। अच्छा, वो ये होगा कि जैसे हमारे पास 5 ट्रेड्स हैं, ठीक है, हैट की, तो मैंने नाम दिया है रेड हैट, ब्लू हैट, ब्लैक हैट। तो वो जिस बेस करैक्टर पर ब्लैक लगाएगा तो मेटा डेटा में वो ब्लैक शो होगा, ठीक है। अगर रेड लगाएगा तो रेड शो होगा, ठीक है। वो इधर उधर नहीं हो सकता। अगर आपने एक तस्वीर देखी, अगर आप उसका मेटा डाटा देखेंगे तो वो एग्जैक्ट आपको मैच मिलेगा, क्योंकि वो जो आपने नाम लिखा है कोड ने वहीं से उठाना, सही, वहीं से उठा के उसने मेटा डाटा क्रिएट करके दे। अच्छा, यूँ है कि जो NFT है बेसिकली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनली हो फिर आप इस NFT की इस डोमेन में आए। मैं एक कोई और काम कर रहा हूँ, साथ साथ मैं कुछ NFT का कुछ करना चाहता हूँ, मैं उसको क्रिएट करना चाहता हूँ, उसको बेचना चाहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहता हूँ। तो इसमें थोड़ा बताएं NFT क्रिएट किस तरह करेंगे, खासतौर मेरे जैसा एक लेमैन जो ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इस डोमेन में? आपके लिए, आपके व्यूवर्स के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि इंडोनेशियन एक लड़का है, ठीक है, वो रोज़ाना की अपनी एक सेल्फी अपलोड करता है। अच्छा, उसको NFTs में कन्वर्ट करता है ओपन सी पर, और वो वहाँ से अपनी रोज़ाना की सेल्फी सेल करके बिलीनियर बन गया। अच्छा। अब देखें लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसी मिसाल को ले इस एग्जाम्पल को, तो उसने पिक्चर ली जी, उसके बाद फिर उसने ओपन सी पर मिंट कर दी। मिंट बोले तो मिंट ये कहते हैं कि जैसे फेसबुक पर देखें हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि कोई भी करना है तो अपलोड कर दो, हाँ जी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं मिंट करना, किसी भी NFT को डिस्प्ले करना, रिवील करने को आप कह सकते हैं। सिंपल अल्फाज में अभी बता रहा हूँ, टेक्निकल में तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मिंट में, ठीक है। लेकिन इसकी कोई फीस होती है? अगर देखें, अगर आपने ब्लॉकचेन पर जाना है, अगर आपने एथेरियम ब्लॉकचेन पर जाना है तो उसकी डेफिनेटली फीस है, ठीक है, जिसको गैस फी कहेंगे हम। हाँ, जिसको गैस फीस कहते हैं। अगर आपने NFT मिंट कर दी है तो उसकी गैस फीस है, अगर आपने सेल करनी है तो उसकी भी गैस फीस है, ठीक है। इसका जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, ठीक है, उस पर कोई गैस फीस नहीं है। आप मतलब कि कोई भी रैंडमली आर्ट लगाएं, आप एथेरियम ब्लॉकचेन पर ना जाएं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर जाएं, ठीक है। वहाँ पर आप अपना आर्ट जो है मिंट करें, ओपन सी पर कर लें, रेडिबल पर कर लें, मिंटेबल पर कर लें, सुपर रेयर, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन कामयाबी उनको मिलती है जो एफर्ट करते हैं। अब देखते रहना कि NFTs काम हो रहा है बनिस्बत वो इंडोनेशियन लड़का वो देखता रहता कि अच्छा मैं सीखूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं सेल करूंगा। उसने क्या किया, उसने अपने रोज़ाना की एक सेल्फी ली, ठीक है, मोबाइल पे आप देख लें, तो उसने अपलोड कर दी, उसने मिंट की और उसकी सेल होनी शुरू हो गई। अब यकीन करें, वो NFT जो मिंट करता है ना डेली बेसिस पे, विद इन 25 मिनट्स जो है ना उसकी वो NFT सेल हो जाती है।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें NFT खरीदने का क्या फ़ायदा। एग्जैक्टली मेरा भी ये सवाल। बहुत सारे सवाल आते हैं कि NFT खरीदने का फ़ायदा क्या है। अगर आप किससे भी पूछें, ठीक है, उसको बोर्ड ऐप की तस्वीर दिखाएं, उसे कहें भाई ये इतने करोड़ रुपए की मिल रही है, 5 करोड़ रुपए की मिल रही है, खरीदोगे? वो कहेगा वो भाई पागल हो, क्या कर रहे हो, 5 करोड़ रुपए की मैं क्यों खरीदूँ, 5 करोड़ में पाकिस्तान में इतने एसेट्स बना सकता हूँ। तो देखें, मैं उनके लिए ये कहता हूँ, ये एक अमीरों का खेल है, ठीक है। अगर देखें आपके पास पैसे हैं, आपने घर अच्छा बनाया, तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर आर्ट भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छा आर्ट, हैंडमेड आर्ट बनाकर अपने घर को डिज़ाइन करेंगे। तो दुनिया अब चेंज हो गई। अब दुनिया ये कहती है, लोग ये कहते हैं कि हमें डिजिटल ओनरशिप चाहिए। आपने एक आर्ट खरीद लिया, ठीक है, तो वो फिजिकली आर्ट खरीदा, वो आपके घर में डिस्प्ले हो गया। अब चूँकि दुनिया ही डिजिटलाइज है, हम हर टाइम सोशल हैं, ठीक है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो दुनिया चाहती है, लोग ये कहते हैं कि हम जो है हमारी ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मोनालिसा एक आर्ट है, ठीक है। अब जो उसको ख़रीदने वाले हैं, ठीक है, ये क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उनके पास पैसा था, ठीक है। हमें इस सोच से निकलना पड़ेगा कि बजाय हम 2-2 साल इस सोच पे लगा दें कि क्यों NFT खरीदें, ठीक है। हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई ये अमीरों का खेल है, ठीक है। वो अपना आर्ट खरीदते हैं, उनको शौक़ होता है। हम पाकिस्तानी मिडिल क्लास है, हमें शौक़ नहीं है। हमारी जितनी हैसियत है हमें उतना शौक़ होगा। सही। हमें मोटरसाइकिल का शौक़ है तो हम वहाँ पर रहें, गाड़ी का शौक़ है तो वहाँ पर। वो जो लोग हैं वो इन चीज़ों से बाहर हैं। ये गाड़ियाँ, शिप्स वगैरह उनके लिए मायने, वो फिर बहुत महंगा आर्ट खरीदते हैं, ठीक है। अब मोनालिसा का जो आर्ट था वो एक यूनिक था, ठीक है, उसके जैसे कोई और कॉपी नहीं बन सकती, ठीक है। वो जिसका है वो उसका ही है, अब वो उसको कोई और क्लेम नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन ने इसको सोल्व किया कि अगर देखें डिजिटलाइज ये टोकन आपको दे दिया, NFT दे दी, तो इसको कोई और क्लेम नहीं कर सकता। वो सारे ब्लॉग्स में आपका डाटा सेव हो गया कि मूसा भाई ने ये NFT खरीदी, ठीक है। अगर उसमें 10 बंदे उठकर क्लेम करें कि भाई ये तो NFT हमारी है, तो जो बाकी हज़ारों होंगे वो डिनाई कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, NFT, ब्लॉकचेन और ईच एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे तो चले कुछ बेसिक्स शायद पता थी, बट स्टिल हमारे बहुत से दोस्त, देखने वाले, सुनने वालों को बहुत बेसिक्स भी नहीं पता होंगी, तो उनके लिए भी मेरा ख्याल है बहुत आसान वर्डिंग में आपने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। इंशाल्लाह आगे भी हम प्लान करेंगे कि कुछ इस तरह की पॉडकास्ट की सीरीज़ हम लेके आएँ, जिसमें मज़ीद हम लोग अपने देखने वालों को, दोस्तों को सिखा सकें, दिखा सकें किस तरह से NFTs और इस डोमेन में आप कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। होपफुली वी विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट on our podcast. Thank you so much. Keep watching us.